हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का द साइंस मैजिक में स्वागत है। केमिस्ट्री का 12th क्लास का मॉडल पेपर सेकंड चल रहा था, जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया था। सेक्शन सी आज अपन स्टार्ट करेंगे। सेक्शन सी में आता है अपना दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय पर्सन वाला जो है वो वाला पोर्शन आता है। इसमें टोटल अपने पास 3 क्वेश्चंस होंगे। 3 क्वेश्चंस में अथवा वाले क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल अपने पास 6 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से अपने को 3 क्वेश्चन करने होते हैं। चलो देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय पर्सन में पहला पर्सन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन है अपना। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर में पहला आपको पूछ रहा है एनिलीन का पीकेए मान मैथिल एमीन की तुलना में अधिक होता है। कारण दीजिए। इसका कारण बताना है आपको कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है। देखो, एक तो होता है मैथिल एमीन का मतलब हुआ CH3NH2। ठीक है, और एक है आपका एनिलीन। एक क्या है? एनिलीन, ये है NH2। इसमें भी लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, मैथिल एमीन में भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। देखो होता क्या है, मैथिल एमीन जो है, इसमें ये जो मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका कौन सा इफेक्ट होता है? +I प्रभाव होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं, ये क्या करते हैं, इधर अनुनाद में भाग लेते हैं। ठीक है, एनिलीन में नाइट्रोजन जो है वो sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, जिसका इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन आकर्षी। ठीक है, तो वो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तो +I इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इंक्रीज होती है। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर से प्रतिकर्षित करता है और इधर भेजता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कहते हैं कि यहाँ पर क्षारीय गुण जो है, क्षारीय गुण अधिक होते हैं। क्षारीय गुण क्या होते हैं? अधिक होते हैं, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है इसका। तो नाइट्रोजन के ऊपर, इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन से लोन पेयर को इधर खींच लिया जाता है, इसलिए इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर क्षारीय गुण जो है, क्षारीय गुण जो है वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर pKa मान जो लिखा था वो लिखा जाता है क्षारीय गुण, कोई भी कंपाउंड है उसका क्षारीय गुण इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। ठीक है, ये होता है, और इसको बोलते हैं अपन, Ka को बोला जाता है क्षार वियोजन गुणांक। क्षार वियोजन गुणांक। ठीक है, तो अब देखो जिसका क्षारीय गुण ज्यादा होगा उसके लिए pKa मान क्या होगा? कम होगा। ठीक है, यहां पर pKa मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जिसके लिए क्षारीय गुण कम है उसके लिए pKa मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं कि जो मैथिल एमीन है, मैथिल एमीन में मैथिल ग्रुप CH3 ग्रुप के प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं।
कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन देने की पावर बढ़ जाती है और उससे क्षारीय गुण भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जबकि जबकि एनिलीन में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर, नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर अनुनाद अनुनाद में भाग लेने के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर देते हैं, जिससे एनिलीन के या का क्षारीय गुण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए एनिलीन के लिए pKa मान मेथिलएमीन से अधिक होता है। आपको उत्तर में ये लिखना है इतना सारा, ठीक है। मेथिलएमीन में तो क्या होता है, मेथिल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, जिसके कारण ये नाइट्रोजन पर ऑल ओवर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। जैसे क्षारीय गुण, कहने का मतलब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ जाती है, जिससे क्षारीय गुण भी बढ़ जाते हैं। क्षारीय गुण बढ़ने के कारण pKa मान क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ऐसे अपन बात करें एनिलीन में नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पे क्या करते हैं, अनुनाद में भाग लेते हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। इसलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और क्षारीय गुण भी कम हो जाएंगे, जिससे pKa मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये आपने थ्योरी में लिखा है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था 16 नंबर का, ठीक है। अगला सेकंड नंबर देखते हैं अपन। कुछ भी बहुत इजी है, आपको पूछा है pKa, ठीक है। pKa जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्षारीय गुण की। क्षारीय गुण जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे pKa मान घटता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कहने का मतलब। 16 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, द्वितीयक एवं सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन में विभेद करने के लिए एक रासायनिक अभिकर्मक लिखिए, ठीक है। आपको द्वितीयक और तृतीयक एमीन, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए एक रासायनिक अभिकर्मक बताना है, ठीक है। देखो, एक होता है हिंसबर्ग अभिकर्मक, ठीक है। ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl, ठीक है। होता क्या है, जो सेकेंडरी एमीन है, द्वितीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है। हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करती है। देखो, हिंसबर्ग अभिकर्मक अभी बताया मैंने, क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। देखो, इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है, SO2Cl। बेंजीन से क्या जुड़ा रहता है, सल्फोनिल क्लोराइड जुड़ा रहता है। द्वितीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करते हैं तथा बना
उत्पाद क्षार में अविलय होता है। बना उत्पाद क्या होता है? क्षार में अविलय होता है, जबकि तृतीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। ठीक है, तो इससे आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, ये क्या होगा? द्वितीयक एमीन तो जो है वो इसके साथ क्या करेगी? रिएक्शन कर लेगी और इससे बना उत्पाद क्षार में क्या हो जाता है? अविलय होता है। लेकिन टर्सरी एमीन इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं दर्शाती है। अगला देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन है अपना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसमें, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। प्रदर्शित नहीं करती है, कारण दीजिए। नहीं करती है, कारण दीजिए। आपको कारण बताना है इसका। देखो होता क्या है, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में प्रयुक्त एल्यूमिनियम क्लोराइड एक लुईस अम्ल है जो एनिलीन के साथ अभिक्रिया कर लवण बना लेता है, जिसके कारण नाइट्रोजन पर धनावेश आ जाता है तथा यह विसक्रियणकारी समूह की तरह व्यवहार करता है। इसलिए एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। ठीक है, होता क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में जो AlCl3 प्रयुक्त किया जाता है वो लुईस अम्ल होता है और वो एनिलीन के साथ अभिक्रिया करके लवण बना लेता है, जिसके कारण नाइट्रोजन पर क्या आता है? धनावेश आ जाता है। और यह समूह जो विसक्रियणकारी समूह की तरह व्यवहार करेगा और जो एनिलीन है वो इसीलिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। ठीक है, ये 16 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इसके अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसके अथवा में कौन सा दे रखा अपने को? 16 नंबर क्वेश्चन का अथवा वाला जो क्वेश्चन है, देखो इसमें 3 क्वेश्चन दिए थे आपको, जिसमें पहला था मेथिलेमीन और जो एनिलीन है इसका pKa वैल्यू, और दूसरा दिया था कि द्वितीयक और तृतीयक एमीन में भेद कैसे करोगे आप। तीसरा दिया है कि एनिलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है, इसका रीजन बताइए। अब देखो इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, अथवा में जो दे रखा है इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है आपको, फिनोल तथा एनिलीन की एनिलीन की
C6H5N2Cl के साथ युग्मन अभिक्रिया लिखिए। के साथ युग्मन अभिक्रिया, कपलिंग रिएक्शन लिखिए। ठीक है, आपको युग्मन अभिक्रिया बतानी है। ठीक है, देखो होता क्या है, जब ये होता है अपना बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये रिएक्शन करता है किसके साथ, जैसे आप बात कर रहे हो अभी फिनॉल की बात कर लेते हैं पहले, फिनॉल। ठीक है, तो यहां से एक हाइड्रोजन, ये है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये है अपना फिनॉल। ठीक है, NaOH बेस की प्रेजेंस में इस वाली रिएक्शन को करवाते हैं तो क्या निकल जाता है, यहाँ से HCl निकल जाता है और H2O निकल जाता है। ठीक है, और क्या बचता है अपने पास, अपने पास बचता है नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये है OH। ठीक है, इसको बोलते हैं पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। एजोबेंजीन जो ऑरेंज कलर का होता है, ये डाई मिलती है अपने को, प्राप्त होती है, जो कैसी कलर की होती है, ऑरेंज कलर की। देखो युग्मन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड के साथ फिनोल और एनिलीन रिएक्शन करते हैं तो बनने वाले उत्पाद जो हैं वो बनते हैं, फिनोल से रिएक्शन करेगा तो पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनेगा, और जब एनिलीन से अभिक्रिया करेगा तो पेरा एमिनो एजोबेंजीन बनता है इसमें। ठीक है, अब देखो जब बात करते हैं इसमें, जब एनिलीन रिएक्शन करेगा, इधर लिख देते हैं सेकंड रिएक्शन है अपनी बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, और साथ में कौन रिएक्शन कर रहा है अपना, एनिलीन रिएक्शन कर रहा है। ये क्या है, एनिलीन है। ठीक है, तो एनिलीन रिएक्शन करेगा तो भी यहां से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, H प्लस प्रोटॉन की प्रेजेंस में, और क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आकर के NH2। ये हो जाएगा अपना पेरा एमिनो एजोबेंजीन, पेरा एमिनो एजोबेंजीन। ठीक है, अब देखो अगर इसकी बात करें, इसका कलर कैसा होता है, एनिलीन के साथ जब रिएक्शन करता है ये तो ये येलो कलर की डाई बनाता है। हाँ, पेरा एमिनो एजोबेंजीन जो है वो है अपनी येलो कलर की डाई। ठीक है, ये इनकी युग्मन अभिक्रिया है। पहला क्वेश्चन था फिनोल जो है और एनिलीन है वो जब रिएक्शन करते हैं बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड के साथ तो क्या बनता है, या फिर इनकी रिएक्शन लिखो दोनों की। तो एक तो बनाता है पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एक बनाता है पेरा एमिनो एजोबेंजीन। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इसका 16 के अथवा का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अपने को पूछा है निम्न को, सेकंड क्वेश्चन है इसमें, निम्न को उनके बढ़ते क्वथनांकों के क्रम में लिखिए। ठीक है, आपको दे रखे हैं कंपाउंड, क्या क्या दे रखा है देखो, C2H5 का होल थ्राइस एन, टर्सरी एमीन दे रखी है, तो एक 1 डिग्री एमीन दे रखी है, और एक आपको दे रखा है एथेनॉल C2H5OH। ठीक है, आपको क्या बताना है, इनका क्वथनांक का क्रम बताना है। देखो क्वथनांक का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा टेम्परेचर, ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर ये जो कंपाउंड है वो क्या होने लग जाते हैं, बॉयल होने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो टेम्परेचर वो किसका ज्यादा होगा, देखो होता क्या है, जनरली अपन ये पढ़ते हैं जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है वहां पर इंटरेक्शन ज्यादा प्रबल होता है, वहां टेम्परेचर आपको ज्यादा देना पड़ेगा बॉन्ड तोड़ने के लिए। ठीक है, अब देखो
यहाँ पर देखा जाए तो एक तो टर्सरी अमीन है, यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बनेगा। आगे देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है। कहने का मतलब ज्यादा प्रबल बंध जो है हाइड्रोजन बंध कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन की तुलना नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, ठीक है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एथेनॉल का होगा। उससे कम इसका होगा। यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड तो दोनों में बन रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कहाँ बन रहा है, यहाँ पर। तो जहां स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वहां ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉन्ड तोड़ने के लिए, ठीक है। इसलिए कहेंगे कि जो एथेनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उससे कम इसका और सबसे कम इसका, क्योंकि इसमें तो एक्स्ट्रा कोई हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं है जिसको ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे इनमें था, इनमें एक्स्ट्रा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, वो भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा, फिर इसका सबसे कम इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, हाफमान ब्रोमेमाइड, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। आपको हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया पर क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। देखो होता क्या है, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, देखो इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में किसी एमाइड की अभिक्रिया NaOH के जलीय विलयन में ब्रोमीन के साथ करवाने पर प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन प्राप्त होती है। कौन सी एमीन प्राप्त होती है, 1 डिग्री एमीन प्राप्त होती है। देखो होता क्या है कि भाई कोई भी एमाइड है उसके अभिक्रिया NaOH के जलीय विलयन में ब्रोमीन के साथ करवाने पर क्या होती है, प्राथमिक एमीन आपको प्राप्त होती है। अब देखो इस रिएक्शन में होता क्या है, एमाइड होगा कोई भी, और एमाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, NaOH और ब्रोमीन के साथ, ठीक है। कोई भी एमाइड ले लेते हैं अपन, CH3CONH2, ठीक है। ये एमीन लिया अपन ने, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, ब्रोमीन के साथ और साथ में NaOH के जलीय विलयन के साथ, और ये आपको लेने पड़ेंगे 4, ठीक है। अब देखो होता क्या, इसमें बनती क्या है, 1 डिग्री एमीन बन जाएगी, CH3NH2 और साथ में निकल जाएगा Na2CO3 निकल जाएगा, और क्या निकल जाएगा, 2 सोडियम और बच गए, 2 NaBr, और क्या बच गए यहाँ पर, OH बच गए ना। OH जो है वो निकल जाएंगे अपने H2O के फॉर्म में, 2H2O, ठीक है। ये यहाँ से रिलीज होते हैं। आपका जो मेन कंपाउंड है ये बनता है प्राथमिक एमीन, मैथिल एमीन जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। ये था अपना 3rd अथवा वाला भी अपना क्वेश्चन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ये हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया थी, जिसमें क्या होता है, कोई भी एमाइड होता है उसकी रिएक्शन NaOH के साथ ब्रोमीन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, 1 डिग्री एमीन प्राप्त होती है। ये 16 नंबर क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है, जिसमें अथवा वाला क्वेश्चन भी अपन ने किया है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखते हैं अपन, में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी
अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई सेकंड इनवर्स है तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। आपको क्या पूछा है कि कोई अभिक्रिया है जिसमें वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, सेकंड इनवर्स है। तो जब भी अपन लिखते हैं सेकंड इनवर्स जो है वो कौन सी अभिक्रिया के लिए होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, अगला और सेकंड नंबर क्वेश्चन है अपना। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं अभिक्रिया 2A प्लस बी, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, उत्पाद में, और हेतु अवकल वेग समीकरण लिखिए। इसके लिए आपको क्या लिखनी है, अवकल वेग समीकरण लिखनी है। देखो इसमें दे रखा आपको 2A प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है उत्पाद में। देखो इसके लिए अपन लिखते हैं अवकलन वेग समीकरण, अवकलन वेग समीकरण जो है इसके लिए होगी माइनस dr/dt इक्वल टू a का स्क्वायर और b। ठीक है, ये हो जाएगी। ठीक है, a 2 है तो ये स्क्वायर में आ जाएगा और b 1 है तो b रहेगा। ठीक है, अगला और थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल 10 सेकेंड है तो इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, इसका वेग स्थिरांक बताना है आपको। ठीक है, क्या दे रखा है, अर्धायुकाल दे रखा है 10 सेकेंड और आपको क्या बताना है, वेग स्थिरांक बताना है। तो यहाँ पर जब अपन अर्धायुकाल टी हाफ लिखते हैं तो 0.693 डिवाइडेड बाई के। ठीक है, तो आपको दे रखा है टी हाफ, तो आप के निकालोगे तो के इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। तो आगे लिखोगे तो क्या आ जाएगा, के इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई 10 और आगे आ जाएगा अपना 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा अपना 0.0693 सेकेंड। ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएगा, सॉरी सेकंड तो नीचे है ना, सेकंड इनवर्स आ जाएगा, ये अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये इसके भी 3 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं। पहला था कि वेग स्थिरांक की इकाई सेकंड इनवर्स दे रखी है तो ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, सभी को पता अपने को ये अभिक्रिया दे रखी है। इसके लिए अवकलन वेग समीकरण पूछा है तो इस प्रकार अवकलन वेग समीकरण लिखते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्धायुकाल दे रखा है तो इस फॉर्मूले से अपन, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से अपन क्या निकाल सकते हैं, वेग स्थिरांक का मान निकाल सकते हैं। ये 17 का पहला क्वेश्चन हो गया और अब इसके अथवा के क्वेश्चन देखते हैं। सेवनटीन में 3 क्वेश्चन पूछे गए आपको, अब अथवा में भी 3 ही है इसके, वो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कौन से पूछे गए हैं। चलो अगला है अथवा की बात करते हैं अब। 17 का फर्स्ट है एक उदाहरण सहित
छद्म कोटि अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। छद्म कोटि अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। परिभाषा लिखिए। ठीक है, छद्म कोटि अभिक्रिया क्या होती है? पहले तो छद्म कोटि अभिक्रिया, देखो वे अभिक्रियाएं जिनके लिए कोटि अभिक्रिया की कोटि का मान, अभिक्रिया की कोटि का मान तो क्या हो? एक हो, लेकिन अणुसंख्यता एक से अधिक हो। अणुसंख्यता क्या हो? एक से अधिक हो। ठीक है, क्या कहलाती है? छद्म कोटि अभिक्रिया कहलाती है। देखो इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपन। जो एथिल एसीटेट होती है, एथिल एसीटेट जो होता है, इसका उदाहरण लिखेंगे। एथिल एसीटेट का जल अपघटन, एथिल एसीटेट जो है उसका जल अपघटन किसका उदाहरण है? छद्म कोटि अभिक्रिया का। एथिल एसीटेट होता है अपना CH3COO C2H5 प्लस H2O। ठीक है, ये जो है कन्वर्ट होता है अपना, आपने को पता है एस्टर है, एस्टर किसमें कन्वर्ट होता है? एसिड में और अल्कोहल में, C2H5OH। ये किसका उदाहरण है? छद्म कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखो अगला क्वेश्चन है अपने पास, इसका सेकंड नंबर है। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है? वेग नियतांक K इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स है। तो अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, अर्ध आयु क्या होगी? देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है अपने पास T½ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई K। तो आपको क्या दे रखा है? आपकी बार K दे रखा है, T½ निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा? T½ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 10⁻14। और इसको जब आप सोल्व करते हो तो ये आता है 1.26 इंटू 10⁻−13 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये आता है, सॉरी सेकेंड इनवर्स थोड़ी होगा, ये तो सेकेंड ही हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड इनवर्स में दे रखा है नीचे वाली वैल्यू, ऊपर जाएगा तो सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए T½ जो है अर्ध आयु जो है वो कितना आता है? इतनी सेकेंड आता है। ठीक है, अच्छा ये आपको माइनस में दे रखा है, -14 दे रखा है। ठीक है, तो ये प्लस में आ जाएगा 30। तो ये अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन था। अगला और थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 17 का थर्ड देखते हैं क्या पूछा गया है। 17 के थर्ड में आपसे पूछा है ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? सिंपल सा है, देखो सामान्यतया वेग ताप बढ़ाने पर
ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जब बात की जाती है 10 डिग्री सेंटीग्रेड जब आप बढ़ा देते हो अभिक्रिया का टेम्परेचर बढ़ाने पर वेग स्थिरांक लगभग दुगुना हो जाता है और आपको पता है ये ताप बढ़ाते हो तो अणुओं के मध्य टक्कर बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ जाता है। ये अपना थर्ड क्वेश्चन था जिसमें 17 में दे रखा था अपने को लास्ट और थर्ड। ये 17 का अथवा भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगला देखो 18 नंबर क्वेश्चन है अपना, सेक्शन सी चल रहा है। सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन अपने पास 18 नंबर क्वेश्चन है अपना। एटीन नंबर क्वेश्चन में अपने को पूछ रहा है 18 का फर्स्ट, एथिल अल्कोहल से फिनोल अधिक अम्लीय है, कारण दीजिए। ठीक है, अब देखो होता क्या है, फिनोल में क्या होता है सबसे पहले देखो, फिनोल में जब आप H+ निकालते हो OH, ठीक है, इसमें से जब H+ निकल जाता है तो क्या बनता है आपके पास बनता है फिनोक्साइड आयन। क्या बनता है? फिनोक्साइड आयन बनता है। ठीक है, और ये क्या होता है अनुनाद के द्वारा क्या हो जाता है और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? अनुनाद पाया जाता है। ठीक है, अनुनाद के कारण स्थायी। ठीक है, लेकिन जब आप बात करते हो अल्कोहल की ROH, इसमें से H+ निकल जाता है तो आपके पास बचता है RO-। ठीक है, अब देखो इसको बोला जाता है एल्कोक्साइड आयन। इसमें कोई अनुनाद नहीं पाया जाता, इसलिए ये कोई स्टेबिलिटी इसमें जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, इसलिए अपन लिख सकते हैं कि फिनोल में H+ आयन मुक्त होने के बाद बना फिनोक्साइड आयन अनुनाद के कारण क्या हो जाता है? अधिक स्थायी हो जाता है। ठीक है, इस कारण फिनोल जो है वो मैथिल अल्कोहल से क्या होता है? अधिक अम्लीय होता है। आसानी से H+ निकाल देगा भाई, अम्लीय होता है, क्योंकि फिनोल में क्या होता है अभी? फिनोल में जो है H+ जब निकल जाएगा, देखो आप अम्लीय किसको बोलते हो? जिसमें आसानी से H+ निकल जाए,
फिनोल में क्या होता है, H प्लस आसानी से निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि H प्लस निकलने के बाद जो फिनोक्साइड आयन बनता है वो अधिक स्थायी हो जाता है अनुनाद के कारण, ठीक है। और लेकिन अल्कोहल में ऐसा कुछ नहीं होता, एथिल अल्कोहल में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें H प्लस निकलने के बाद एल्कोक्साइड आयन बनता है, लेकिन उसको अनुनाद के कारण कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसके अंदर नहीं होती है, जैसा कि फिनोक्साइड आयन में होता है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं फिनोल में H प्लस आयन निकलने के बाद बना फिनोक्साइड आयन अनुनाद के कारण अधिक स्थायी हो जाता है। इस कारण फिनोल जो है वो मैथिल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि आसानी से आपका जो फिनोल है वो क्या कर देता है, H प्लस से निकाल देता है। तो वो क्या हुआ, अधिक अम्लीय हो गए, जो आसानी से H प्लस निकाल देगा, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। एथिल अल्कोहल से फिनोल अधिक अम्लीय क्यों होता है? फिनोल में H प्लस आयन निकलने के बाद क्या होता है, अधिक स्थायी फिनोक्साइड आयन बनता है, ठीक है। इसलिए फिनोल की अम्लता जो है वो क्या होती है, एथिल अल्कोहल से भी अधिक होती है, ठीक है। सेकंड है अपने पास फिनोल का, सेकंड है इसमें फिनोल का बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन में रूपांतरण कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। फिनोल को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, बेंजोक्विनोन में। देखो फिनोल की अभिक्रिया, क्रोमिक एसिड, क्रोमिक अम्ल Na2Cr2O7 प्लस H2O सॉरी H2SO4 के साथ करवाने पर, ऑक्सीकरण द्वारा क्या बनता है, पेराबेंजोक्विनोन बनता है, पेराबेंजोक्विनोन बनता है, ठीक है। फिनोल की रिएक्शन आप करवाओगे किसके साथ, Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, इसके प्रेजेंस में क्या हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और क्या बन जाता है, पेराबेंजोक्विनोन। ये क्या बन जाता है, पेराबेंजोक्विनोन। और ये था आपका फिनोल, ठीक है। ये अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है वो भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा है निम्न यौगिक का IUPAC नाम लिखो, IUPAC नाम लिखो। चलो ये भी लिखते हैं, कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है। CH2 डबल बॉन्ड CHOH CH2CH3, ठीक है। ये आपको कोई कंपाउंड दे रखा है, इसका आपको IUPAC नेम बताना है। देखो एक तो या तो इधर से नंबरिंग कर सकते हैं या इधर से। इधर देखो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के कारण इधर से नंबरिंग करेंगे, तो इधर से तो डबल बॉन्ड को भी कम नंबर मिलना चाहिए और प्रतिस्थापी को भी कम नंबर मिलना चाहिए, तो इधर से तो ज्यादा नंबर मिल रहा है, इधर से कम मिल रहा है, तो इधर से कर देंगे 1 2 3 4 5 और 6। इसका IUPAC नेम लिखेंगे हेक्स 2 इन और 3 ऑल, हेक्स 2 इन और 3 ऑल, ये इसका IUPAC नेम है। 18 के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए अपने। अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, अथवा में कौन सा है 18 के। अथवा में अपने पास है अथवा, पहला दे रखा है कारण बताइए कि मेथोक्सीमेथेन
मैथोक्सी मेथेन की तुलना में एथेनॉल का क्वथनांक उच्च होता है। आपको कारण बताना है। देखो होता क्या है, एथेनॉल जो होता है, एथेनॉल में अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है, जबकि मैथोक्सी मेथेन में क्या होता है, द्विध्रुव आकर्षण जिसको बोला जाता है वांडरवाल बल, ठीक है, जो एक बहुत ही वीक बॉन्ड होता है एक तरह से, ठीक है, उपस्थित होता है अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड द्विध्रुव आकर्षण की तुलना में अधिक प्रबल होता है, इसलिए एथेनॉल का क्वथनांक मैथोक्सी मेथेन से अधिक होता है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होगा, जो प्रबल होगा, उसके लिए ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो एथेनॉल में तो क्या होता है, अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो स्ट्रॉन्ग होता है, किससे, वांडरवाल बल से। इसलिए अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होगा, ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए अपन कहते हैं एथेनॉल का क्वथनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन अथवा वाला। सेकंड क्वेश्चन है अपना एथोक्सी एथेन की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ठीक है, आपको अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। देखो एथोक्सी एथेन होता है C2H5O C2H5, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। देखो या तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दो आप, चाहे ये वाला बॉन्ड, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ऐसे ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, चाहे ये वाला, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ ऐड कर दो, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, तो क्या बन जाएंगे CH3CO C2H5, इसके क्या बन जाएंगे, 2 मोल आपके पास बन जाएंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे एथेनोइड एथिल है और ये एथेनोइड, 2 कार्बन के लिए एथेनोइड। ये है एथोक्सी एथेन या एसिडिक एनहाइड्राइड। अगला और थर्ड नंबर क्वेश्चन है अपना, थर्ड नंबर क्वेश्चन है पिक्रिक अम्ल प्रबल अम्ल होता है क्यों, इसका आपको रीजन बताना है। देखो होता क्या है, पिक्रिक अम्ल जो होता है
उसमें क्या होते हैं, पिक्रिक अम्ल में 3 नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। ठीक है, तीनों के तीनों क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, जुड़े होते हैं जो फिनोल की अम्लीयता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, पिक्रिक अम्ल की स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से, OH NO2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2। इसको लिखा जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ये है पिक्रिक अम्ल। ठीक है, इसको बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। ये तीनों क्वेश्चन थे 18 के अथवा वाले। ठीक है, होता क्या है, पिक्रिक अम्ल पूछा है आपको कि पिक्रिक अम्ल जो है वो प्रबल अम्ल क्यों होता है, क्योंकि इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो फिनोल की अम्लीयता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेते हैं, तो इजीली आपका H+ जो है वो फिनोल से निकल जाता है OH समूह से। ठीक है, तो ये अपने कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 18 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 तक अपने सेक्शन सी जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगला है सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट क्या पूछ रहा है वो देखते चलो। आपसे पूछा है एसीटोन व बेंजेल्डिहाइड में विभेद करने वाले परीक्षण बताइए। ठीक है, देखो एक होता है टोलेन रिएजेंट। एसीटोन जो है, टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं देता है, जबकि बेंजेल्डिहाइड क्या करता है, टोलेन रिएजेंट के साथ, टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कर रजत दर्पण देता है। ठीक है, एक तो ये होता है परीक्षण। देखो टोलेन रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं, कीटोन अभिक्रिया नहीं करते। तो एसीटोन एक कीटोन है तो वो अभिक्रिया नहीं करेगा, जबकि बेंजल्डिहाइड एक एल्डिहाइड है तो वो अभिक्रिया करेगा। ठीक है, सेकंड जो है वो है एसीटोन, एक परीक्षण हो रहा है एसीटोन आइडोफोम टेस्ट। आइडोफोम परीक्षण देता है जबकि बेंजेल्डिहाइड यह परीक्षण नहीं देता है। ठीक है, ये दो परीक्षण हैं जिनसे आप बेंजेल्डिहाइड और एसीटोन में भेद कर सकते हो। ठीक है, अगला और सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको पूछा है क्या होता है जब एथेनेल HCl के साथ क्रिया द्वारा बने उत्पाद का एथेनेल
HCN के साथ क्रिया द्वारा बना उत्पाद का जल अपघटन किया जाता है, ठीक है। एथिनिल का मतलब हुआ एसिटिल्डिहाइड CH3COH, ठीक है। इसके रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो आप? HCN, यहाँ पर H प्लस होता है, CN माइनस होता है। देखो आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, उनमें सबसे पहले कौन टूटता है? कार्बोनिल बॉन्ड जो है वो टूटता है, ठीक है। तो H प्लस तो कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास। CN जो है वो किससे जुड़ जाएगा? कार्बन से जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3CHOH और एक साइड जुड़ गया CN, ठीक है। ये बनता है साइनोहाइड्रीन, इसको बोला जाता है साइनोहाइड्रीन बोला जाता है। इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो साइनाइड जो है वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है एसिड में, ठीक है। तो ये बन जाता है CH3CHOHCOOH। देखो यहाँ पर ये किरेल कार्बन बनता है। किरेल कार्बन का मतलब ये हुआ ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताओं से अलग कोई ग्रुप या कोई एटम जुड़ा हुआ हो। देखो सभी अलग अलग जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बोला जाता है इसको? लैक्टिक अम्ल बोला जाता है, जो एक किरेल कार्बन का उदाहरण है, ठीक है। एथिनिल जो होता है इसके रिएक्शन करवाते हैं अपन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो साइनोहाइड्रेट बनता है, उसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है। इसको थ्योरी के रूप में भी आप लिख सकते हो, कोई ज्यादा वो हार्ड नहीं है। अगला है क्लीमेंसन। अपचयन क्या होता है? ठीक है। क्लीमेंसन अपचयन की बात करें तो कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन जिंक Hg तथा कंसंट्रेट HCl के साथ करवाने पर एल्केन का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं? क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अपन ले लेते हैं, ये है एसीटोन, इसका अपन रिडक्शन करवा रहे हैं। देखो रिडक्शन करवाते हैं तो 2H ले लेते हैं अपन, और वो किसकी प्रेजेंस में? जिंक Hg, और साथ में ले रहे हैं कंसंट्रेट HCl। तो क्या बनता है? CH3CH2CH3, ठीक है। ये क्या बन गया? प्रोपेन बन गया, ठीक है। किससे? एसीटोन से। तो ये होता है क्लीमेंसन अपचयन, ठीक है। ये अपना 19 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब देखो इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। अथवा में क्या पूछा आपने? सेकंड वाले में, साइनोहाइड्रिन वाले में आप थ्योरी भी लिख सकते हो, इसमें यानी नहीं है, जो लिखा ना इसमें उसको थ्योरी की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अगला देखो अथवा में क्वेश्चन आपसे बोला है, अथवा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एसीटेट आयन की अनुनादी संरचना लिखनी है आपको, ठीक है। एसीटेट आयन की अनुनादी संरचना बहुत सिंपल है। देखो CH3CO, ये है आपका एसीटेट आयन, ठीक है। इसमें एक अनुनादी संरचना और बन सकती है, केवल इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करें, केवल इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाए, तो क्या बन जाएगी?
CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, कहने का मतलब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप CH3C ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इस प्रकार से ये क्या बनता है, इसको बोलते हैं अपन, हाँ यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं अनुनादी संकर। ठीक है, और ये अनुनादी संरचना ही लिख दी। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इटार्ड अभिक्रिया द्वारा, इटार्ड अभिक्रिया द्वारा टोल्यूइन से बेंजेल्डिहाइड किस प्रकार बनाया जाता है, बेंजेल्डिहाइड किस प्रकार बनाया जाता है। कौन सी रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन है आपकी इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड अभिक्रिया द्वारा आप कैसे बनाते हो टोल्यूइन से बेंजेल्डिहाइड को। ठीक है, ये होता है आपका टोल्यूइन, क्या है ये, टोल्यूइन है, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं CrO2Cl2, इसको बोला जाता है क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, और CH2 कार्बन डाइसल्फाइड मीडियम ले रहे हैं अपन, तो इससे क्या बन जाता है, इस प्रकार से एक कंपाउंड बन जाता है, इससे CHOH, फिर यहाँ से H2O निकल जाता है, H2 निकलने के बाद आपके पास क्या बचता है, COH बचता है आपके पास बेंजेल्डिहाइड, ये उत्पाद आपका प्राप्त होता है। ठीक है, ये था आपका सेकंड रिएक्शन। थर्ड भी लिख देते हैं। थर्ड क्या है, टोलेन अभिकर्मक द्वारा, थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा है, टोलेन अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड व कीटोन में विभेद कीजिए, देखो होता क्या है, एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक अमोनियम सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कर रजत दर्पण देता है तथा ऑक्सीकृत होकर संगत कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन देता है, जबकि कीटोन टोलेन अभिकर्मक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देता है,
देता है। ठीक है, ये इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप इजीली। एल्डिहाइड क्या होते हैं? एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होते हैं टोलेन रिएजेंट के द्वारा। ठीक है, टोलेन रिएजेंट होता है आपका AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस और होता है साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है आपका टोलेन रिएजेंट। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करके एल्डिहाइड को क्या देते हैं? रजत दर्पण देते हैं और ऑक्सीडाइज होकर के संगत कार्बोक्सिलेट आयन देते हैं। ये 19 नंबर क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है। अगला और लास्ट अपना 20 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 20 में भी अथवा वाला भी करते हैं। अभी अथवा में दे रखा है, सेक्शन डी में भी आपको अथवा में मिलता है क्वेश्चन। ठीक है, उनमें से आपको एक करना होता है। अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 20। 20 में पहला है डेनियल सेल का मानक विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? देखो, डेनियल सेल का मानक विद्युत वाहक बल का मान 1.10 वोल्ट होता है तथा इसमें जिंक +2 व कॉपर +2 आयनों की सांद्रता 1 इकाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है? सेकंड क्वेश्चन आपको पूछ रहा है डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.10 वोल्ट है तो निम्न अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। ठीक है, निम्न अभिक्रिया कौन सी देखी है? जिंक जिंक सॉलिड फॉर्म में, कॉपर +2 एक्वस फॉर्म में, और ये कन्वर्ट हो रहा है जिंक +2 एक्वस और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। आपको क्या बताना है इस अभिक्रिया के लिए? मानक गिब्स ऊर्जा। ठीक है, डेल्टा Z0 होता है -NF सेल होता है, N = 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 ही है, F क्या है? 96,486 कूलम मोल इनवर्स, और आपका E0 सेल कितना दिया है आपको? 1.10 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, सभी का मान रख दो यहाँ पर, सभी का मान रखेंगे तो 2 × 1.10 × 96,466 वोल्ट कूलम मोल इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा समथिंग, आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस समथिंग, इतना ही आता है आपके पास। ठीक है, और ये आएगा जूल पर मोल।
जूल पर मोल में आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, उत्तर आ जाएगा इसका। मानक गिब्स ऊर्जा जब आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, अगला और थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसी विद्युत रासायनिक सेल का विद्युत रासायनिक सेल का मानक विभव ज्ञात करने का सूत्र। मानक विभव ज्ञात करने का सूत्र। ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। मानक विभव ज्ञात करने का सूत्र, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, या फिर आप लिख सकते हो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। इसका अथवा वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन पूछे थे अपने को, और इसके अथवा वाला भी पढ़ लेते हैं। अथवा वाला जो क्वेश्चन है, देखो अथवा, इसमें 20 का फर्स्ट आपको पूछा, डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाइए। डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, डेनियल सेल का आपको नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, डेनियल सेल में देखो क्या होता है, 2 सॉल्यूशन होते हैं इस प्रकार से, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए रहते हैं अपने पास इस प्रकार से। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, वोल्टमीटर की सहायता से वो जुड़े हुए रहते हैं। एक इधर से लवण सेतु होता है, साल्ट ब्रिज होता है। इसमें देखो ये बात करें अपन कॉपर की छड़, ये तो किसका बिहेव करती है, कैथोड की तरह। इसमें होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, और ये होता है वोल्टमीटर। ये होता है जिंक की छड़। ये है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, और ये आता है आपका लवण सेतु, साल्ट ब्रिज होता है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने छोटा सा एक डायग्राम बनाया है, इसे आप देख सकते हो। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है इसके अंदर, और ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। ये है डेनियल सेल। ठीक है, टेम्परेरी मैंने एक बना दिया डायग्राम, और आप अच्छे से बनाओ तो बना लेना। देखो अगला है अपना सेकंड नंबर पूछा आपको, डेनियल सेल में इलेक्ट्रोडों पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। ठीक है, आपसे पूछा है कि डेनियल सेल जो है इसके इलेक्ट्रोडों पर कौन सी रिएक्शन होती है। ठीक है, पहले लिखते हैं अपन अपचयन वाली अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अर्ध अभिक्रिया होती है अपनी कॉपर 2+ एक्वस फॉर्म में होता है। ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, अगली है ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया।
ये होती है जिंक, सॉलिड फॉर्म में है, ये कन्वर्ट होता है जिंक +2 में, और क्या निकल जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ठीक है, ऑल ओवर कंप्लीट रिएक्शन जो होती है वो होती है कॉपर 2 प्लस जिंक, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर सॉलिड फॉर्म में और जिंक +2 फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में, ये कंप्लीट रिएक्शन है अपनी। ठीक है, और ये आर द बिगिनिंग अपचयन और ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर लास्ट और थर्ड है अपना 20 के अथवा वाले क्वेश्चन का लास्ट, और कह सकते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन है अपना, क्या है देखते हैं। चलो अगला है किसी एक इलेक्ट्रॉन का, देखते हैं। चलो थर्ड है किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना संभव नहीं है। इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है कि भाई आप एक इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं कर सकते। देखो किसी भी सेल के लिए विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए परिपथ क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। परिपथ क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। एक इलेक्ट्रोड से परिपथ पूर्ण नहीं होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, क्या होना चाहिए, कोई भी सेल है उसके लिए 2 इलेक्ट्रोड होने चाहिए जिनसे आपका परिपथ कंप्लीट हो जाएगा। परिपथ कंप्लीट हुए बिना ही आप क्या नहीं कर सकते, आप इलेक्ट्रोड विभव विद्युत वाहक बल निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो ये अपना सेकंड मॉडल पेपर भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू।